गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 11th क्लास में केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो केपलर ने ग्रहों के लिए नियम दिए थे या ग्रहों की गतियों के बारे में जो केपलर ने नियम दिए थे, उन नियमों का अध्ययन न्यूटन के द्वारा किया गया। अतः न्यूटन ने केपलर के नियमों से कुछ अपने निष्कर्ष निकाले, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस तत्पश्चात इसके बाद हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कि केपलर ने ग्रहों की गतियों के बारे में पढ़ाया था, ये बताया था उन्होंने। केपलर ने ग्रहों की गतियों के बारे में बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सूर्य इस कक्षा के फोकस पर या केंद्र पर स्थित होता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात जैसे कोई ग्रह है और ये सूर्य है तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका अर्थ है कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तीसरा नियम था कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, जैसे ग्रह का परिक्रमण काल होता है टी है, माना कि ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, वो कहलाएगा उसका परिक्रमण काल। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, माना यहां पर औसत दूरी r है, इसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो ज्यादा दूर वाला ग्रह होगा उसकी दूरी ज्यादा होगी, जो सूर्य से ज्यादा दूरी पर होगा उसके लिए दूरी ज्यादा होगी, और दूरी ज्यादा होने पर उसका परिक्रमण काल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर r ज्यादा है तो t ज्यादा होगा, r कम है तो t भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों का परिक्रमण काल क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात वो ज्यादा समय में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। और जो सूर्य से नजदीक के ग्रह होते हैं उनके लिए r का मान क्या आएगा, कम आएगा, वो कम दूरी पे हैं तो उनके लिए परिक्रमण काल भी क्या आएगा, कम आएगा। अर्थात नजदीक वाले ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कम समय लेते हैं। दूर वाले जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लेते हैं। वो इस नियम से प्रकट होता है। अब न्यूटन ने जब इन नियमों का अध्ययन किया, इन तीनों नियमों का, तो न्यूटन ने यह कहा कि बुध और प्लेटो ग्रह को छोड़कर बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो न्यूटन के अनुसार कि अधिकांश ग्रह बुध और प्लेटो को छोड़कर बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर, माने सूर्य है ये ग्रह है, तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इस वृत्ताकार कक्षा के केंद्र पर स्थित होता है। ये न्यूटन ने माना, ठीक है। अब जब न्यूटन ने ये माना तो न्यूटन ने कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि जब कोई पिंड वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस पिंड को अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर ग्रह वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो अर्थात इस ग्रह का भी क्या होगा, अभिकेंद्र बल मिला होगा इसको कहीं से। जब ग्रह को अभिकेंद्र बल प्राप्त हुआ होगा तभी जाके इस ग्रह ने सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार गति पूरी की होगी, ठीक है। तो हम यहां पर यही देखेंगे कि ग्रह का यहां पर अभिकेंद्र बल कितना था, क्योंकि इसने वृत्ताकार गति की है। तो न्यूटन ने कहा अगर ग्रह वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं तो इन ग्रहों के लिए क्या होना चाहिए, अभिकेंद्र बल होना चाहिए। तो ग्रहों के लिए अभिकेंद्र बल क्या आएगा, तो माना यहां पर कोई ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य है, ग्रह का आकार हमने छोटा लिया है, सूर्य का आकार हमने बड़ा लिया है, ठीक है। अब जो है तो अब हम यहां पर ये मान रहे कि माना इस ग्रह का द्रव्यमान m है, तो m द्रव्यमान का जो ये ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर जब गति कर रहा है तो इसका वेग, किसी समय इसका वेग क्या है, v है। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा ये इस ग्रह के वेग की दिशा को प्रकट करेगी। तो माना ग्रह का रेखीय वेग क्या है, v है, ग्रह का द्रव्यमान क्या है, m है, और ग्रह के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है, r है। तो बताइए इस समय ग्रह का जो अभिकेंद्र बल है वो कितना होगा। तो ग्रह को प्राप्त जो अभिकेंद्र बल होगा
उसका सूत्र आएगा F बराबर m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, m v स्क्वायर अपॉन r। इसमें m ग्रह का द्रव्यमान है, v ग्रह का रेखीय वेग है, r ग्रह की पथ की त्रिज्या है। F क्या है? इस ग्रह को प्राप्त अभिकेंद्र बल। जब अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा तभी यह ग्रह क्या करेगा? सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर पाएगा। ठीक है, बिना इस बल के अभिकेंद्र ये वृत्ताकार गति संभव नहीं है। अब यहां पर अगर हम इसको F को F रहने दें, इसको हम थोड़ा पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। इसको मैं लिख रहा हूं m अपॉन r इंटू v का स्क्वायर। इस समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, m अपॉन r अलग कर दिया और v स्क्वायर अलग कर दिया। v क्या है? रेखीय चाल, ग्रह की रेखीय चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि F बराबर m अपॉन r इंटू इस चाल के स्थान में क्या आएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कौन सी आएगी? इस पथ पे एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि। ठीक है, माना ये जो ग्रह है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है? t समय ले रहा है। ठीक है, और एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? ये परिधि के बराबर, क्योंकि वृत्ताकार कक्षा में जो एक चक्कर पूरा होगा उस एक चक्कर की दूरी क्या होगी? परिधि के बराबर होगी। तो यहां पर चाल बराबर आएगा दूरी बटे समय। पर दूरी के स्थान पे क्या आएगा? दूरी के स्थान पर आएगा परिधि। यहां पर क्या आएगा? वृत्ताकार कक्षा की परिधि बटे समय। समय कौन सा आएगा? एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। ये जो है, और इसका v का स्क्वायर हो रखा, तो v का मान ये हो गया और इसका भी हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब जो है इसके बाद यहां पर इसको और आगे अगर हम हल करें तो देखिए क्या आएगा? परिधि की जगह पे हम क्या रखेंगे? इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है? r। तो परिधि का सूत्र क्या होगा? 2 पाई r। तो परिधि के स्थान पर रख दिया 2 पाई r, और परिक्रमण काल के स्थान पर क्या रखेंगे? t। कि हमने माना है कि ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में t समय लगता है, वही इसका परिक्रमण काल होगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहां पे? F बराबर m अपॉन r इंटू क्या? परिधि। परिधि के पे क्या आएगा? 2 पाई r बटे परिक्रमण काल कैपिटल T, और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा F बराबर m अपॉन r इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर कर दिया, अंश का भी r कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए t स्क्वायर की वैल्यू मैं कहां से रख रहा हूं? हमने केपलर के ग्रह संबंधी जो तीसरा नियम था उसमें पढ़ा था परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम यहां पर इसको आगे हल करें तो ये टी स्क्वायर और इस अनुक्रमानुपाती को हटा के यहां पर क्या लगाएं? बराबर लगाएं। तो यहां पर एक नियतांक आता है जिसको हम किससे प्रकट करते हैं? के से। तो के आ जाएगा नियतांक इंटू r की पावर 3। तो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते तो समीकरण 1 से टी स्क्वायर का मान हम यहां पर रख सकते हैं। तो रखिए इस मान को, तो यह आ जाएगा F बराबर m अपॉन r इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन ये वाला मान k r की पावर 3। ठीक हो गया। अब इसमें r स्क्वायर से r की पावर 3 ये कुछ कैंसिल होगा इसमें। तो देखिए क्या आ रहा है? यह आ जाएगा हमारा
ये क्या था 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, यहां पर अंश में ये था। तो अभिकेंद्र बल कि ग्रह पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है इस बल का मान हो जाएगा F बराबर क्या जाएगा, देखिए 4 पाई स्क्वायर, ठीक हो गया, अपॉन के, ये मैंने अलग से लिख दिया जो कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू m। अब r की पावर यहां कितनी अंश में 2 पावर और हर में कितनी r की पावर 4, r की घात 3 और r की घात 1, 4 घात हो गया r की। तो r स्क्वायर से r की पावर 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा यहां पे सॉल्व करने पे r की पावर 2, ठीक हो गया। तो यहां से हमारे पास एक नियम आ गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान रहा हूं मैं, कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, तो ग्रह पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होता है वो ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें 4 पाई स्क्वायर अपॉन के क्या है, नियतांक है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला इसका, न्यूटन ने निष्कर्ष निकाले, इससे क्या निष्कर्ष निकाला दूसरा, पहले तो अभिकेंद्र बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके द्रव्यमान के, ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला उसने कि जो अभिकेंद्र बल है यानी ग्रह पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वो ग्रह की सूर्य से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये दूरी ज्यादा होगी तो अभिकेंद्र बल कितना होगा, कम होगा, अगर ये दूरी कम होगी तो अभिकेंद्र बल ज्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है जस्ट उल्टा रिलेशन होना, अगर ये r ज्यादा है तो f कम होगा, r कम है तो f ज्यादा होगा, ये मतलब होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा सीधा रिलेशन, जैसे m अंश में है ये f भी अंश में, अगर m बढ़ेगा f बढ़ेगा, m घटेगा f घटेगा, इसको हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर f का मान r स्क्वायर की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ये दूसरा इन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाला। तीसरा ये है कि जो अभिकेंद्र बल है ये ग्रह और सूर्य के बीच लग रहा है, तो ये जो बल है ये ग्रह और सूर्य के बीच का पारस्परिक बल है, ये एक दूसरे के बीच लगता है इनके। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के है ये एक नियतांक है, न्यूटन ने कहा ये नियतांक है, और इस नियतांक को उन्होंने एक अन्य नियतांक से रिप्लेस किया। न्यूटन ने कौन से नियतांक से, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, जो ये नियतांक है इन्होंने इसको लिखा g इंटू कैपिटल M। क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि ये जो बल है, न्यूटन ने बताया कि जो ये बल लग रहा है ये बल ग्रह और सूर्य के बीच का पारस्परिक बल है। इस बल का मान केवल ग्रह के द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, इस बल का मान सूर्य के द्रव्यमान पर भी क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। न्यूटन ने बताया कि भले इस सूत्र से प्रकट हो रहा है कि इस अभिकेंद्र बल का मान या इस बल का मान केवल ग्रह के द्रव्यमान के ही अनुक्रमानुपाती है, पर उन्होंने ये बताया न्यूटन ने कि ये जो बल है ये ग्रह और सूर्य के बीच का पारस्परिक बल है। पारस्परिक बल का मतलब है कि ये जो बल होगा ये ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर तो करेगा पर साथ साथ ये सूर्य के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, यानी ये बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा। इसीलिए उन्होंने इस सूत्र में सूर्य के द्रव्यमान को भी काउंट किया। तो कैसे काउंट किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के को gm से रिप्लेस कर दिया। जहां g एक नियतांक था, इस नियतांक को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इस ये n क्या है, ये दूसरे पिंड अर्थात सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां पर g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो मान होता है वो मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है, ये मात्रक होता है इसका, ठीक है।
अब जो है मान क्या है 6.67 10 टू पावर -11। तो न्यूटन ने क्या किया, इसमें जो एक कांस्टेंट था ये समीकरण नंबर 2 में, ये 4π² k को इसको gm से रिप्लेस कर दिया, अर्थात इसके स्थान पे क्या आ जाएगा gm। तो देखिए 4π² k के स्थान पे इसको रखिए, तब ये समीकरण नंबर 2 एक नए रूप में आ जाएगा। वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये आ जाएगा अब समीकरण 2 में इस मान को रखने पर अब केंद्र बल F बराबर हो गया, इसके स्थान में क्या आ गया gm। अब पहले से क्या था स्मॉल m/r², ठीक हो गया। तो ये जो नियम आया, इस नियम को ही या इस सूत्र को ही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र कहते हैं, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र कहते हैं। इस नियम के अनुसार साफ साफ पता चल रहा है कि बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा, ठीक है। यह नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, ठीक है। और न्यूटन ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो नियम है कि ये बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि ये नियम केवल ग्रह और सूर्य के लिए, ये ग्रह और सूर्य के बीच ही लगता होगा। ये नियम ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों या कणों के बीच सत्य है, ठीक है। ये नियम केवल ग्रह या सूर्य या खगोलीय पिंडों के लिए सत्य नहीं है, ये ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, और या किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाले बल के लिए क्या है, ये सत्य है नियम, ठीक है। तो अब यहां से न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को अब दिया जाएगा कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, वो अब इससे निकलेगा। तो देखिए अब न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम सूत्र यही आएगा, उस नियम के लिए चाहो तो आप इसी चित्र को ले लो, चाहे आप इस चित्र को लीजिए। ये दो, एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान माना m1 है, जैसे कैपिटल M के स्थान पे m1 ले लिया, और दूसरा जो पिंड है जिसका द्रव्यमान मैंने स्मॉल m लिया था, इसके पे मैंने क्या ले लिया द्रव्यमान, इसकी जगह पे मैंने द्रव्यमान ले लिया m2। तो दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, इनके बीच की दूरी क्या है r है, ठीक है। तो न्यूटन ने सन 1686 में न्यूटन ने सन 1686 में दो ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक कणों के बीच, ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक कणों के बीच सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रव्यात्मक का मतलब है ऐसे कण जिनका द्रव्यमान होता है, तो कण का द्रव्यमान जरूर होगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक कणों के बीच सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या अर्थ है इसका, कि यदि इन पिंडों के दो पिंड हमारे पास जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच क्या लगेगा, इन पिंडों के द्रव्यमानों के कारण, इनके द्रव्यमानों के कारण इनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात अगर द्रव्यमान ज्यादा हो गए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल, कि पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दूरी r ज्यादा है तो f कम होगा, r कम है तो f ज्यादा होगा।
तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो ये बल है ये m1 m2 पे निर्भर कर रहा है, 1/r² पे भी निर्भर कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये जो F है ये इन दोनों के गुणनफल पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो इनको गुणा कीजिए, यह आएगा m1 m2 अपॉन r², इसको गुणा करके आ गया। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि बल दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो हर में होगा उसके लिए व्युत्क्रमानुपाती कहें, जो अंश में है उसके लिए अनुक्रमानुपाती कहें। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे हल करें तो आगे हल करने पे यह आता है कि F यहां पर अनुक्रमानुपाती को हटा के बराबर आ जाता है और इसके यहां पर साथ में एक नियतांक आएगा। तो न्यूटन ने यहां पर जो नियतांक लिया उसको कैपिटल G से प्रकट किया गया। कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², और इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र कहते हैं। इसमें m1 m2 दो कणों के द्रव्यमान है, r दो कणों के बीच की दूरी है, और G क्या है, G क्या है यहाँ पे कैपिटल G? कैपिटल G जो है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो मान होता है, इसका मान और इसका मात्रक, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, यहां से G का सूत्र बना देंगे। ठीक है, तो G का पहले G का मान लिख दे रहा हूं मैं। G का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 और मात्रक क्या आएगा, G का मात्रक बराबर होगा F का मात्रक, इस R को यहां ले, R अंश में जाएगा, ये m1 m2 कहां जाएंगे, हर में। तो G का सूत्र क्या बन गया, यहां से देखिए G का सूत्र, अगर माना मैंने मात्रक निकाला तो कैसे निकालेंगे, यहां से G का फॉर्मूला बनाइए, G बराबर F इंटू r², ये हर वाला यहाँ अंश में चल जाएगा, अंश वाले कहां जाएंगे, यहाँ हर में, पक्षांतर के नियम से ये सूत्र बन गया। तो G का मात्रक बराबर F r² बटे m1 m2 का मात्रक। F का मात्रक क्या होगा, जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, r दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्या आ जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका मान आ गया कैपिटल G का 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी विमा, तो इसकी विमा देखिए मात्रक में निकाल चुका हूं। तो G की विमा बराबर होगा F की विमा। F की विमा क्या होती है, m/L⁻² इंटू R की विमा L, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर बटे M द्रव्यमान की विमा क्या होती है, कैपिटल M इंटू ये भी द्रव्यमान है, इसकी विमा होगी कैपिटल M। कीजिए इसको आगे सॉल्व। तो G की विमा आ गई हमारे पास क्या, यहां से हमारे पास आ गया G की विमा बराबर, देखिए एक m से एक m कैंसिल हो गया, ये m ऊपर आएगा तो क्या होगा, m की पावर -1 हो जाएगा, m की पावर -1। l की पावर कितनी होगी, l की पावर यहां पर 1 और यहां पे 2, तो टोटल l की पावर कितनी हो गई, 3। क्लियर। और t की पावर कितनी होगी, -2। और भी आ रही है t की पावर, नहीं, तो ये हो गया t की पावर -2, सॉरी नो देयर विल बी +2 पावर, ओके, -2, दिस इज राइट। ठीक है, t की पावर -2, t की पावर -2, ठीक हो गया। तो G की विमा बराबर हो गया m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, अब देखिए यहां पे G की परिभाषा क्या है,
जी का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कई बार एग्जाम में आता है कि इसकी परिभाषा दीजिए, किसे कहते हैं जी। तो ऐसा नहीं कि जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कहते हैं, वो तो इसका नाम है। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसी सूत्र से हम जी की परिभाषा निकालेंगे। इस सूत्र में समीकरण 1 में अगर हम क्या करें, ये m1 m2 यानी इन दोनों कणों के द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान हम 1-1 किलोग्राम मान लें। ये भी 1 किलोग्राम का पिंड है, ये भी 1 किलोग्राम का पिंड है, और इनके बीच की दूरी r भी क्या मान लें, 1 मीटर मान लें। तो तब देखिए समीकरण का रूप क्या होगा। यदि इस समीकरण में m1 बराबर m2 हो जाए और दोनों का मान 1 किलोग्राम हो, क्लियर, एवं r का मान क्या हो, 1 मीटर। अर्थात यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो क्या होगा? तब F बराबर इस समीकरण में तब F बराबर आ जाएगा G और m1 के स्थान पे 1, m2 के स्थान पे 1 अपॉन r के स्थान पे 1 का स्क्वायर। r के स्थान पे 1 रखा, इसका स्क्वायर किया, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी F बराबर क्या आ गया, G आ गया, या G बराबर F। क्लियर? अर्थात G क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये क्या था, दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप में उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच एकांक दूरी होने पर उत्पन्न होता है। एकांक का मतलब है एक। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप में उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1-1 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंडों के बीच उत्पन्न होता है। या ये क्या दीजिए कि 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के दो पिंड यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। आप अपने शब्दों में बना सकते हैं इस परिभाषा को, जरूर नहीं हम किताब का ही रटते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से G बराबर F की परिभाषा बन जाएगी, पर कंडीशन G बराबर F कब होगा, जब m1 m2 दोनों 1-1 किलोग्राम हो और r क्या हो, 1 हो। तो यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और ये एक जो G है ये एक अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है। इसका मान कितना होता है, G का मान कितना होगा, G बराबर F हो गया। G बराबर F कब हुआ, जब m1 m2 कितने किलोग्राम के हुए, 1-1 किलोग्राम के, और r का मान क्या हुआ, 1 मीटर। तो तब G का मान F के बराबर हुआ या F का मान G के बराबर हुआ, पर G का मान है कितना, 6.67 गुणा के 10 की घात 11, ये तो मैंने बता दिया था। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। तो यानी यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड, इससे एक निष्कर्ष और निकल रहा है कि यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उन पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका मान कितना होगा तो उसका मान कितना होगा, ये होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, Fg के बराबर आ रहा है, G का मान होता इतना है, तो F का मान तो तब इतना ही होगा। ठीक है, तो अर्थात यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान 6.67 गुणा के 10 की घात 11 न्यूटन होता है। ठीक है, यहां पर आप इसको बल के रूप में केवल न्यूटन भी कह सकते हैं। अगर बल के रूप में कहें तो केवल न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने न्यूटन का बल उत्पन्न होता है दो पिंडों के बीच, तब जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या हो, 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम हो और उनके बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तब उन दोनों पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल 6.67 गुणा के 10 की घात 11 न्यूटन होगा। ठीक है, ये जो बल है
ये बहुत कम बल है, ये राशि बहुत कम है। देखिए 10 की घात ऋण 11 है, बहुत छोटी राशि होगी है, ठीक है। 10 की घात ऋण 11 का मतलब है कि दशमलव के बाद आप 10 जीरो लिखेंगे और तब 11वें नंबर पे 1 लिखेंगे, उसका मतलब होगा 10 की घात ऋण 11। समझते हैं 10 की घात ऋण 11 का मतलब क्या है? देखिए अगर मैं 10 की घात केवल ऋण 11 को परिभाषित करूं तो उसका मतलब यह है दशमलव, ये रखा दशमलव और 3 3 6 3 9 1 10 11, 11वें नंबर पे आ गया 1। इतनी छोटी राशि 10 11 11, तो इसका मतलब ये बहुत छोटी राशि है। तो अर्थात यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच उत्पन्न जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा बहुत सूक्ष्म होगा। इसीलिए हमको पृथ्वी पर किन्हीं दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका अनुभव नहीं होता है, ठीक है। परंतु खगोलीय पिंडों में इस बल का अनुभव बहुत आसानी से होता है, या अगर पिंडों के द्रव्यमान ज्यादा हो जाएं तो तब इस बल का अनुभव आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए जो है किसी ऊंचाई से फेंका गया पिंड हमेशा पृथ्वी की ओर आता है, क्योंकि भले ही इस पिंड का द्रव्यमान बहुत कम हो पर इसको अपनी ओर कौन सा पिंड खींच रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 10 की घात 6 गुणा गया 10 की घात 24 किलोग्राम। 10 की घात 24 का मतलब है 1 के आगे 24 जीरो, इतना किलोग्राम की पृथ्वी। तो उस पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए जो है पृथ्वी और किसी पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो हम महसूस करते हैं वो इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है। तो आज हमने यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ा और इसकी उत्पत्ति केपलर के नियम से पढ़ी कि किस प्रकार से बनाया गया। थैंक यू।